बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को। रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की? हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? उसका जवाब आज आया। कल जब हमारी प्रेस वार्ता हुई तो जो 28 फरवरी से सरकार चुप थी, सो रही थी, अचानक अपनी कटती हुई नाक देखते हुए अचानक जागी। और हमारे साथी हैं एएनआई वाले, उनके ट्वीट हमने देखे, सोर्स बेस्ड। सोर्सेस कह रहे हैं कि भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। सोर्सेस कह रहे हैं। वो सोर्सेस कौन है हमें नहीं मालूम। वही स्टेटमेंट आगे बोलता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से हम तेल खरीद सकते हैं, सोर्सेस। फिर कहता है वही स्टेटमेंट कि यूएई और यूएस से भी बातचीत चल रही है, सोर्सेस। फिर उसी सोर्स ने अगला स्टेटमेंट दिया कि हम इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए और ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से भी बातचीत कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट कि हमारे पास कहीं डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को हमने सुरक्षित कर दिया। इस पूरे स्टेटमेंट में जो सोर्सेज का था, रशिया का नाम नहीं था। क्यों नहीं था? सोचिए। क्योंकि जब यह स्टेटमेंट हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बनाया जा रहा था, तब अमेरिका में रात थी, अमेरिका सो रहा था। उनके जागे बगैर, उनसे अनुमति लिए बगैर रशिया शब्द हम कैसे लिख सकते थे? अमेरिका जागा, हम और आप सो रहे थे, हरदीप पुरी जाग रहे थे। हरदीप पुरी आज से नहीं रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हरदीप पुरी 2014 से दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। वो अमेरिका के टाइम जोन में अपने आप को हमेशा महसूस करते हैं। वो एप्स्टीन के आइलैंड में हो, कहां हो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब भी जहां भी होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं। ये साबित हो गया क्योंकि आज सुबह जो कल हमने चुनौती हरदीप पुरी को दी थी कि जवाब दीजिए, रशिया से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे, जवाब हरदीप पुरी से नहीं आया, क्योंकि उनके आका ने जवाब दे दिया। उनके आका ने आज हमें लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस देने की का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। वो था कल तक, वो अधिकार अब वॉशिंगटन डीसी को चला गया। दे आर गिविंग अस अ लाइसेंस
फॉर 30 days इट्स नॉट जस्ट अ लाइसेंस, इट्स अ वेवर। वेवर कहां दिया जाता है? वेवर वहां दिया जाता है जहां रेस्ट्रिक्शन डाली जाती है। और अभी ट्रेड डील पे हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन ट्रेड डील लागू हो गई है। राहुल गांधी जी ने चुनौती दी प्रधानमंत्री को और कहा कि अभी वक्त है, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेड डील के खिलाफ या टैरिफ्स के खिलाफ एक ऑर्डर पारित किया है, अब आप ट्रेड डील पे हस्ताक्षर मत कीजिए और पलट जाइए, छोड़ दीजिए इस ट्रेड डील को। नहीं, ट्रेड डील से पीछे हटने की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। बिना हस्ताक्षर किए हुए ट्रेड डील की शर्तें हम पर लागू हो गई, रेस्ट्रिक्शंस हम पर लागू हो गए, वेवर की भीख हम मांगते हैं, हमें वेवर की भीख मिल जाती है। 30 दिन के वेवर की भीख मिल जाती है। अंग्रेजी में इसको क्या क्या कह सकते हैं? क्लाइंट स्टेट, वैसल स्टेट, पपेट स्टेट, बनाना रिपब्लिक, अ टिन पॉट स्टेट, you choose. The way we are behaving is one of these. इसके अलावा और कुछ नहीं हमारी औकात। यह हमारी औकात कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, हरदीप पुरी जी ने। और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जरा वीडियो 1 प्ले कीजिए। यह मैं आपको जो वीडियो चला रहा हूं, मार्को रूबियो का वीडियो है। 14 फरवरी 2026 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, यहां जयशंकर जी बैठे थे। Before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. The great Western empires had entered into terminal decline, accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end. We in America have no interest in being polite and orderly caretakers of the West's managed decline. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history. And this is what President Trump and the United States want to do again now. Together with you. ये आपने सुना। मार्को रूबियो 14 फरवरी 2026 म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि 50 साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक से वेस्ट जो है मिशनरीज के माध्यम से, पिलग्रिम्स के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से, एक्सप्लोरर्स के माध्यम से नए नए इलाके खोजता था और बड़े बड़े एम्पायर्स पूरे ग्लोब में उन्होंने बनाए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक का इतिहास वो अपना वेस्ट का बता रहे हैं कि इन सब के माध्यम से वेस्ट ने अपना डोमिनेंस, अपना क्षेत्र, प्रभाव का क्षेत्र, अपनी सत्ता इस तरह से बढ़ाई। लेकिन 1945 कोलंबस के बाद पहली बार वेस्ट सिकुड़ रहा। 1945 से यूरोप बर्बाद हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन ये कहते हैं कि वो सपना हमने छोड़ा नहीं है। जयशंकर सुन रहे हैं, जयशंकर ने कोई एक शब्द नहीं बोला इसके खिलाफ। उपनिवेशवाद का सपना जीवित है और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हम उस सपने को पूरा करने जा रहे हैं। ये मार्को रूबियो ने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन 2026 जयशंकर जी की उपस्थिति में ये बोला, जो मैंने आपको अभी सुनाया। ये वीडियो मैं आपको भेज रहा हूं। ये मैंने आपको ये पहला वीडियो इसलिए सुनाया कि एक सिलसिला है, उस सिलसिले में एक कड़ी और जुड़ी है। एआई का यहां एक 18 फरवरी को समिट हुआ दिल्ली में, बड़ी चर्चा हुई, उसकी गलत वजह से चर्चाएं हुई, गलगोटिया जी की वजह से ज्यादा चर्चा हुई, लेकिन छोड़िए। सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर श्रीराम कृष्णन ने कहा, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं, वी वॉन्ट टू मेक श्योर दैट द वर्ल्ड यूजेस द अमेरिकन एआई स्टैक. We also want the world to use our AI model. We want all our allies, including India,
टू लेवरेज आवर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। कि डेटा आपका होगा, भारत का होगा, बाजार भारत का होगा, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का होगा। तो आपकी जो डेटा की गुलामी वो यहां, उससे पहले मार्को रूबियो ने आपको पूरी अपनी गुलामी की बता दी कि साहब ये फ्रेमवर्क है, ये ब्लूप्रिंट है आपकी गुलामी की। क्योंकि उपनिवेशवाद जिसके खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दशकों की लड़ाई लड़ी और भारत ने इस लड़ाई का नेतृत्व पूरे विश्व में किया, उस उपनिवेशवाद को ट्रंप आगे लेकर जाएंगे, ये जयशंकर चुपचाप सुनकर आ गए। फिर मैंने आपको अभी श्रीराम कृष्णन सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर का भाषण का बताया। जरा दूसरा वीडियो चलाइए, ये रायसीना डायलॉग 2026, रोकना अभी मत, जब बोलूं तब चलाइए। रायसीना डायलॉग यानी कि कल 5 मार्च 2026 को यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो, चलाइए साहब। Excited about the trade deal Volume. that is almost at the finish line now, and think that can be the basis for really unlocking almost limitless potential. And so we are very much excited on focusing with India on these economic and commercial opportunities. And so, but again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying, oh, we're going to let you, be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people, just as the government of India has to be accountable to its. अब ये बड़ा ध्यान से सुनिए, ये कहते हैं यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो, कल रायसीना डायलॉग, जिसको हमारे जयशंकर जी बहुत महत्व देते हैं, सरकार भी महत्व देती है, कल प्रधानमंत्री खुद यहां थे। जिस दिन जिस प्लेटफॉर्म पे नरेंद्र मोदी खुद गए हों, उस प्लेटफॉर्म पे क्या बोला गया मैं अब आपको बताता हूं फिर से। वी आर एक्साइटेड अबाउट द ट्रेड डील दैट इज ऑलमोस्ट एट द फिनिश लाइन नाउ, एंड आई थिंक दैट कैन बी द बेसिस फॉर रियली अनलॉकिंग ऑलमोस्ट लिमिटलेस पोटेंशियल। वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट फोकसिंग ऑन इंडिया एंड दीज इकोनॉमिक एंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। यहां तक तो ठीक है साहब, बट घर में घुस के मारने का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जिन्होंने हमारे घर में घुस के कल हमें मारा। बट इंडिया शुड अंडरस्टैंड that we are not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago, in terms of saying we are going to let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know you are beating us in a lot of commercial things. कि भारत को यह समझ लेना चाहिए कि जो गलतियां अमेरिका ने, यानी कि हमने, इन्होंने चीन के साथ की थी 20 साल पहले, वो हमारे साथ नहीं करेंगे। यानी कि चीन के साथ क्या गलतियां की थी कि उनको आगे बढ़ने दिया, उनकी टेक्नोलॉजी को, फिर और उनके मार्केट को, फिर चीन ने अपना ही एक तरह से खुद अपना फायदा कर लिया, अपने मार्केट्स के माध्यम से, अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अपने चीप लेबर के माध्यम से। हम ये गलती भारत में नहीं दोहराएंगे। अगली लाइन और खतरनाक है। अगली लाइन है, वी आर गोइंग टू मेक श्योर that whatever we do is fair to our people, because ultimately we have to be accountable to our own people. हम जो भी करेंगे, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे लोग, यानी कि अमेरिका के लोग, उनके लिए सब कुछ न्याय संगत हो, क्योंकि हमारी जवाबदेही हमारे लोगों के साथ। ये हमारे घर में घुस के उस मंच से यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने कल बोला, दिल्ली में, यहां रायसीना डायलॉग्स में, यहां से 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से भी कम। इसी मंच पे कल प्रधानमंत्री भी थे। ये हो रहा है साहब, ये कड़ी मैं आपको बता रहा हूं। कल हमने आपको कहा था घर में घुस के मारूंगा, आज आपको बताया, ये दूसरा उदाहरण दिया। एक तो कल दिया था आपको कि श्रीलंका और इंडियन ओशन में क्या हुआ, हमारे एकदम बाहर आंगन में क्या हुआ, कल हमने आपको वो बताया। अब
जयशंकर जी कहते हैं, नो कंट्री टुडे हैज हेजेमनी ओवर सो मेनी डोमेन्स दैट इट इज एन ओवरऑल हेजेमन। ये शब्दों से खेलते रहते हैं कि साहब अब किसी देश के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सब देशों पर राज कर सके। लेकिन साहब आप तो सब कुछ न्यौछावर कर रहे हो, आप तो बिछ गए हो, आप ही ताकतवर बना रहे हो अमेरिका को। उन्होंने कहा कि हम आपको वेवर दे रहे हैं, हमने हाथ जोड़ के वेवर ले लिया, यस सर, थैंक यू सर। फिर आप कैसे कहते हो नो कंट्री कैन बी ए हेजेमन? आपके हेजेमन तो हैं, आप पर तो दादागिरी आपने चलने दे रहे हो। अब वो बहू को घर जाना होता है मायके, तो ससुराल से अनुमति लेती है ना कि मैं चली जाऊं, बोले हाँ चले जाओ। ये हमने कल किया, हमने अनुमति ली। क्या हम तेल ले लें रशिया से? हमें मिल गई अनुमति। और इससे पहले कि मैं एक अंतिम वीडियो चलाऊं, मैं मोदी जी का एक वीडियो चलाना चाहता हूं, उनके बगैर ये कहानी अधूरी रहती है। ऊंचा करना पड़ेगा, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चली? मैं एक थे नरेंद्र मोदी, आज माफ कीजिएगा एप्स्टीन के गैंग्स के हाथों में खेल रहे हैं। आज बोल के दिखा दें, आज आंखें ऊपर नहीं उठती। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये हालत हो गई। इतनी गुलामी, इतना डर, इतने सहमे हुए, आज बोल के दिखा दें। लफाजी करना बहुत आसान था तब जब हमारे खिलाफ बोलते थे, लेकिन हमने भारत का सर कभी नहीं झुकने दिया। हम दावे के साथ कह सकते हैं। बार बार इंदिरा जी का उदाहरण तो अब लोग बोलते हैं 1971 का, और यहां भीख मिल रही है हमें 30 दिन की और हम ले रहे हैं। अरे क्यों? जूते के नोक पे रखना चाहिए साहब। हमें नहीं चाहिए आपका वेवर, हम लेंगे जहां से हमें लेना होगा। कोई साइन नहीं हुई है ट्रेड डील अभी। किस बात का डर है? एप्स्टीन का डर है। हमारे हरदीप पुरी तो अभी ऑफिस की फाइलें भी उठाते हैं तो उन्हें अपने मन में एप्स्टीन की फाइल याद आती हैं और फिर वहीं फाइलें रख देते हैं। जो अमेरिका कहता है वो करते हैं। क्या ऐसी सरकार, ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा कैबिनेट भारत के साथ न्याय कर सकता है? यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। कैन दे डू जस्टिस? अ कैबिनेट विच इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अ प्राइम मिनिस्टर हु इज कॉम्प्रोमाइज्ड, कैन दे डू जस्टिस with you and me, with India, with Indians? राहुल जी का एक बहुत ऐतिहासिक वीडियो हो गया है, आज ही चलाइए। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. ये पिछले सत्र में राहुल जी ने कहा। अभी वो सत्र की कंटिन्यूएशन शुरू होने वाली 9 तारीख को उनकी बात फिर एक बार सही साबित हुई। माफ कीजिएगा, जो दिन में सोता हो और रात को जागता हो उसको तो हम उल्लू कहते हैं ना। एप्स्टीन के उल्लू हमारी सरकार में बैठे हैं। ये भारत विरोधी लोग हैं। ये भारत के हितों के साथ समझौता कर रहे हैं। इनसे सवाल पूछिए, इनको बच के मत जाने दीजिए। आपके सवाल। हाँ जी। पवन जी, ये छूट आपको लगता नहीं कि एक आदेश ऐसा है कि भारत विदेश नीति अब अमेरिका तय कर रहा है? दूसरा, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है कि यह अनुमति नहीं, वैश्विक बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए तकनीकी छूट है। छूट किससे ले जाती है? जिससे आपने कोई हस्ताक्षर कर लिए हो, आपने कुछ एग्रीमेंट्स की हो। कौन सी एग्रीमेंट की है जिसमें हमें उनसे छूट चाहिए? पहले इसका जवाब दिलवाइए। जब ट्रेड डील साइन ही नहीं हुई है तो छूट किस बात की? छूट तब होती है जब कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, जब कोई बंधन होते हैं। बंधन कब होते हैं? जब कोई एग्रीमेंट होती है, हस्ताक्षर हो चुके होते हैं। एग्रीमेंट तभी होती है ना जब हस्ताक्षर होते हैं। छूट तब मिलती है जब बंधन होते हैं। बंधन तब होते हैं
जब अग्रीमेंट होती है, अग्रीमेंट तब होती है जब हस्ताक्षर होते हैं। कौन से हस्ताक्षर हुए हैं ट्रेड डील पर? क्यों बंधे हुए हो आप उस तथाकथित ट्रेड डील से जिस पे हस्ताक्षर नहीं हुए? क्यों छूट चाहिए आपको? क्यों आपने वो बंधन स्वीकार किए? पूछिए ना बीजेपी वालों से। ये कौन से बंधन है? ये ट्रेड डील के बंधन तो नहीं है क्योंकि साइन नहीं हुए, ये एप्स्टीन के बंधन है जी। Regarding the Iranian ship incident in the Indian Ocean region, how do you see how did Sri Lankan government react to that? Do you see it as a welcoming step? Well, despite the fact that the Sri Lankan Navy is definitely not superior to the Indian Navy. Indian Navy is definitely far more superior than the Navy of our neighbors, including that of Sri Lanka. Yet, Sri Lanka acted promptly is what the news reports say. Yet, India failed to protect its guest, unarmed guest, in the waters of Indian Ocean, barely a few kilometers away. We can actually say in our strategic courtyard, front yard, backyard, whatever you wish to say. We are looked upon by our neighbors and also by the world at large to possess the technical ability to monitor what's going on in the Indian Ocean. Weren't we aware of the presence of a nuclear submarine in our neighborhood? Our guest, our unarmed guest, got destroyed by America. We kept quiet. That's the history. That's how history will be written. I don't want to compare two countries. We belong to India. We have to talk about India. We must talk about India. But our government has not acted in the way India would have acted, in the way any other government would have acted. And it's a shame for all of us. पवन सर, इस तरफ से सर, कल विक्रम मिस्री जो भारत के विदेश सचिव हैं वो गए ईरानियन एम्बेसी और वहां पर उन्होंने कॉन्डोलेंसेस बुक में साइन किया ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के लिए। फॉरेन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी का भी अभी तक उस पर जवाब नहीं आया था, उन्होंने कंडोल नहीं किया था डेथ उनकी। और इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि एस जयशंकर हर बार किसी भी राष्ट्र के जब हेड की डेथ होती है तो वो जाकर साइन करते हैं कंडोलेंस को। तो इस बार ये चेंज आखिर क्यों है? कुछ महीनों पहले जब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तब एस जयशंकर खुद गए थे और होता भी यही है। खास तौर पे तब जब हमारे रिश्ते बहुत ऐतिहासिक हों, बहुत सामरिक हों, आर्थिक रूप से भी हों, सांस्कृतिक रिश्ते भी हों, बहुत गहरे रिश्ते हों, उन रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हों। कल ऐसा नहीं हुआ। कल भी एक कब हुआ जब हम लोगों ने, विपक्ष ने एक पूरा प्रेशर बनाया, हमने लगातार सवाल उठाए सरकार पर। आप एक शोक का एक शब्द नहीं बोल पा रहे, क्यों? प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। एस जयशंकर चुप है। एक अफसर को जरूर भेजा इन्होंने हमारी प्रेस वार्ता के कुछ घंटों बाद, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि भारत कैसे लड़खड़ा रहा है, भारत की विदेश नीति कैसे लड़खड़ा रही है। माइक देना। सर, जैसा कि प्रेजेंट सिनेरियो में दिख रहा है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने कब्जा कर ही लिया है, ईरान जंग हार रहा है, और अगर आने वाले समय में ईरान जंग हार जाता है और उसके ऊपर भी अमेरिका कब्जा हो जाता है तो भारत का जो चाबहार पोर्ट है उसका क्या होगा? और जो अभी 30 दिन के लिए पेट्रोल रशिया से लेने की इजाजत, जैसा आप बता रहे हैं, मिली है, तो अगर वो इजाजत आगे नहीं मिलती तब तो पेट्रोल पर भी, कच्चे तेल पर भी अमेरिका का एक छत्र राज होगा और हमें यकीनन महंगे दामों पर ये तेल मिलेगा। तो अर्थव्यवस्था जो है हमारी जिस गति में अभी चल रही है, क्या आगे उस पर कैसा असर पड़ेगा? जो आप सवाल पूछ रहे हैं बहुत सही वाजिब सवाल है। कल हमने पूरी आंकड़ों के साथ ये चर्चा की थी कि जिस दिशा में ये जंग जा रहा है और जिस दिशा में भारत की विदेश नीति जा रही है, हमारे हर घर में गैस सिलेंडर से लेकर हमारी गाड़ियों के तेल तक और उसके बाद खाद्य सामग्री तक
पे बहुत भारी चोट होने वाली है। एलएनजी, एलपीजी के बारे में हमने कल आंकड़े दिए, किसानों के बारे में हमने आंकड़े दिए कि फर्टिलाइजर और यूरिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूरी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह से चरमराने वाली है। ना केवल देश की अर्थव्यवस्था, हर घर की, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पे एक बहुत बड़े काले संकट के बादल छा गए हैं और उसमें गलती हमारी बहुत बड़ी रही है। जिम्मेदारी सीधी सीधी सरकार की है। सर, जो ये पूरा सिनेरियो हुआ है, आप लोग लगातार विदेश नीति पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं और सरकार से जवाब भी मांग रहे हैं। अगले हफ्ते से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले भी आप लोगों ने सरकार को घेरा था, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगामी संसद के सत्र में उठाएगी और मांग करेगी? हमारा ये कर्तव्य है, हमें उठाना है, हम उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। ये ऐसा मुद्दा है जो मैंने आपको अभी इनके जवाब में कहा कि हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। देश की आर्थिक स्थिति पर, ना केवल आर्थिक स्थिति, सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक स्थिति, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन जो हमारे पुराने रिश्ते और सैकड़ों हजारों साल के रिश्ते इस देश के, एक इस सभ्यता के दूसरी सभ्यता के साथ, ईरान के साथ, उसको एक व्यक्ति की गुलामी ने, एक व्यक्ति के डर ने यह हालत कर दी हमारी कि हमें एक शब्द निंदा का नहीं निकल रहा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, कि हमारे मुंह से एक शब्द शोक का नहीं निकलता ईरान के जो धार्मिक गुरु भी हैं, राष्ट्राध्यक्ष भी रहे हैं, आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के खिलाफ, और सीधे सीधे हत्या थी, सीधे सीधे इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हुई, सीधे सीधे गैर कानूनी युद्ध चल रहा है, हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे। भारत ने अपनी स्टैंडिंग, अपनी छवि, अपना पद, अपना एक स्थान जो विश्व में था, वो बहुत बुरी तरह से गिरा दिया। लगातार अभी तेल से पहले भी लगातार देख रहे हैं कि जो अमेरिका से ऑर्डर होता है, पहले अमेरिका बोल देता है, उसके बाद यहां फॉलो होता है। आर्थिक लॉस नो डाउट बड़ा लॉस है, लेकिन आर्थिक लॉस से भी ज्यादा लॉस होता है व्यक्ति की सेल्फ रेस्पेक्ट और भारत की रेस्पेक्ट। क्या जिस तरह से अमेरिका निर्णय लगातार दे रहा है, क्या भारत के हर एक व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं गिरेगा इस बात से? जो मुझे एक बात बताइए, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से आया कि ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हो गया है, शाम को आया, हमारी सरकार का रिएक्शन जो होना चाहिए था, अगर वो हो जाता तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। 100 बार, आज खरगे साहब ने भी ट्वीट किया है, आपने देखा होगा, 100 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, एक बार नरेंद्र मोदी जी ने पलट के जवाब नहीं दिया कि नहीं साहब, सीज फायर ने हमने अपनी शर्तों पे, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से किया। नहीं बोले, एक बार बोल देते पलट कर। ब्राजील जैसे देश भी हैं, फ्रांस और स्पेन का मैंने कल आपको उदाहरण दिया। हम क्यों इतने बिछते जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, क्यों? कारण क्या है? कारण एप्स्टीन है, कारण गौतम अदानी की केस है, क्या है? लेकिन अब तो इस देश का बच्चा बच्चा ये सवाल पूछ रहा है, साहब क्यों डर रहे हो? आपने वो वीडियो देखा नरेंद्र मोदी का, कैसे गरज करके बोलते थे। अब क्या हुआ? हो सकता है जब तक इनका डर खत्म हो जाए, डर खत्म हो नहीं सकता। एप्स्टीन, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों में जो खेल रहा, उसका डर कैसे खत्म होगा? या फिर ये जब सरकार से बाहर हो, जिस तरह से चल रहे हैं, हो सकता है पार्टी से बाहर हो जाएं। देखते हैं क्या होता है। बस लास्ट है, उसके बाद में कुछ जाना है तो। अच्छा, एक विषय है सर, कल कई सारे राज्यपालों की नियुक्ति भी हुई और कई सारे लोगों की छुट्टी भी हुई। पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हटा दिए गए बिना किसी रीजन के और पता भी नहीं चला लोग कब चले गए। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस, अब तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनको बंगाल में भेज दिया गया। क्या मनसा लगता है कि ऐसे ऑल ऑफ अ सडन कई सारे ऑपरेशन धनखड़ पार्ट 2 कल हुआ, ऑपरेशन धनखड़ पार्ट 1 भी हुआ, होता रहता है। ये इनका यही मोडस ऑपरेंडा है, उपयोगिता खत्म हो जाए, निकाल बाहर फेंको। अब राजभवन का जो सम्मान हुआ करता था, वो सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी समाप्त कर चुके हैं।